हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बियॉन्ड साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 3 वनस्पति जगत, जिसमें कि फ्रेंड्स पार्ट 1 में हम लोगों ने शैवाल के बारे में जान लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिए थे। आज फ्रेंड्स हम लोग बायोफ्राइट्स से पढ़ेंगे और इसके आगे जो भी पॉइंट मिलेगा सबको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बुक में दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स में मॉस तथा लीवर बर्ड आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चित्र देखिए 3.2। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थल चर भी कहते हैं। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अ व पिक्चर दिया हुआ है और ये स और द दिया हुआ है, जिसमें कि फ्रेंड्स देखिए ब्रायोफाइट अ में लिवर बर्ड मार्केंसिया है, जिसमें कि अ मादा थैलस है और बी नर थैलस है, और मॉस है ये स, और द फ्यूनेरिया युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद है, और द स्फैग्मन युगोद्भिद है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का मादा थैलस है, ये नर थैलस है। देखिए मादा थैलस में सामान्यतः स्त्रीधानी और नर थैलस में पुधानी पाया जाता है। गेमा कफ दोनों में पाया जाएगा और ये मूलाभास दोनों में पाया जाएगा। थैलस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो थैलस पौधा होता है उसमें ना तो आपको अलग से जड़ मिलेगा, जड़ पत्ती तना में इसमें ब्रांच नहीं पाए जाते हैं इसमें, इसीलिए इस पौधे को थैलस कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ये सीटा है, पत्तियाँ, ये बीजाणुद्भिद है और ये युगोद्भिद है, मुख अक्ष, और ये मूलाभास, ये फ्यूनेरिया का समय पिक्चर है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स द में स्फैग्मन का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, युगोद्भिद का, ये देखिए स्त्रीधानी शाखा दिया हुआ है, और आगे है फ्रेंड्स शाखाएं, ये देखिए, और ये प्रपर्ण है। ये हमारा था चित्र 3.2। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है और सयान अथवा सीधा होता है और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभास द्वारा असबेस्ट्रम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इनमें मूल सम, पत्ती सम अथवा तना सम संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इन्हें युग्मकोभिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इससे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर नर युगोभिद में विकास हो जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फैग्मन की कुछ स्पीशीज यानी कि जाति
पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों के स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधे को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसीलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती है। इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लीवरवर्ट तथा मॉस में विभक्त कर सकते हैं, जो कि चित्र 3.2 में हम लोग ऊपर देख चुके हैं फ्रेंड्स। आगे है हम लोग का लीवरवर्ट। हम लोग अब लीवरवर्ट के बारे में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है लीवरवर्ट जो है प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदी के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छाल आदि पर उगते हैं। लीवरवर्ट की पादपकाय थैलाभास मार्केंसिया होती है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं तथा अंतःस्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो तने की सतह की संरचना पर 2 कतारों में होती हैं। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जेमा कप कहते हैं, में स्थित होती है। ये अपना पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग आता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद सीटा तथा कैप्सूल मार्केंसिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनाते हैं। आगे है फ्रेंड्स मॉस देखिए, मॉस का जो है जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है, जो स्पोर से बनता है। यह विपर्सी हरा शाखित तथा प्रायः तंतुमयी होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना होता है, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती है। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। आगे है फ्रेंड्स मॉस में कायिक जनन जो है द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पेलिट्राइकम तथा स्फेगनम, जो चित्र 3.2 में है, होते हैं। आगे है फ्रेंड्स टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बारे में देखिए, यहाँ दिया हुआ है। टेरिडोफाइट्स का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं
और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। इनमें संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हर्सलेट तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, जो कि चित्र 3.3 में है। लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट है, जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण, उदाहरणतः शैली, जिनैला अथवा बड़ी बृहद पर्ण हो सकती है, जैसे कि फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है, जो पत्ती की तरह के बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरणतः सैलेजिनेला इक्विटिसम। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्त जीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाव युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इस युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जो कि चित्र 3.3 है। टेरिडोफाइट अ में सैलेजिनेला, ब में इक्विस्टम है, स फर्न है और द सैल्विनिया है। देखिए ये इसकी पत्तियां हैं, स्तंभ हो गया, और ये मूल है। ये स्ट्रोबिलस है, पर्व संधि गांठ है, शाखा, और ये यहाँ पे नीचे राइजोम है। आगे है फ्रेंड्स, ये जो है फर्न है, यही सजावट के काम में आता है। और ये है फ्रेंड्स सैल्विनिया। आइए फ्रेंड्स आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, चाहिए इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंक होते हैं, जिसमें क्रमशः पुधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुधानी से पुमनु निकलते हैं। निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनाता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं, जैसे कि सैलेजिनेला में, साल्विनिया में 2 प्रकार के बृहद यानी कि बड़े तथा लघु यानी कि छोटे स्पोर बनते हैं, जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े यानी कि बृहद बीजाणु मादा तथा
छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधे में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग यानी कि क्लास होते हैं। साइलोपसीडा या इसको साइलोटम, लाइकोपसीडा, इसे सिलाजिनेला तथा लाइकोपोडियम कहते हैं। आगे है फ्रेंड स्पिनोपसीडा या इक्विसिटम तथा टीरोप्सीडा या ट्रायोपैसिरस, टेरिस तथा एडिएटम। आगे है फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म, इसके बारे में दिया हुआ है। जिम्नोस या अनावृत, स्पर्म मतलब बीज, जिम्नो का मतलब अनावृत और स्पर्म का मतलब बीज। ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्य अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है, जो चित्र 3.4 में है। जिम्नोस्पर्म की सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इसकी मूल प्रायः मूसला मूल होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरण पाइनस। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरणतः साइकैस। इसके तने और शाखीय साइकैस अथवा शाखित पाइनस श्रीडस होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती है। साइकैस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। शंक्वाकार पौधे में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिक रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में 2 प्रकार के जीवाणु उत्पन्न होते हैं। जीवाणु पर्ण पर होते हैं। जीवाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सल्थ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होते हैं, उन्हें लघु बीजाणुक धानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इन न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है, उन्हें गुरु बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। 2 प्रकार के नर अथवा मादा शंकु ही एक वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकेस पर स्थिर हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मातृकोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण
स्पर होते हैं जो एक गुच्छा बनकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी बीजांडाकार स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इससे 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चित्र ये दिया हुआ है। ये साइकस का पौधा है और ये पाइनस का पौधा है। आगे फ्रेंड्स देखिए, हम लोग पढ़ते हैं बुक में। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुधानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में 2 ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थिर बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। बीज ढके हुए नहीं होते हैं, यानी कि ये बीज में छिलका या कवर नहीं पाया जाता है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो है गिनगको का फिगर है। ये पाइनस है और ये साइकस है। आगे है फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उसके वास स्थान भी बहुत व्यापक हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों बुलफेया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस, जिसकी लंबाई 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इसमें हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री की पौधों की पहचान बीजों में 2 बीजपत्रों के होने, पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास तथा पुष्पों के चतुष्टयी अथवा पंचटयी होने, अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधे में बीज में केवल एक बीजपत्र का होना, पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास एवं त्रिटयी पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधे के विशेष अभिलक्षण है। द्विबीजपत्री पौधे के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर यानी कि लघु बीजाणु पत्र हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती है जो परिपक्व होकर परागकण बनती है। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अथवा अंडप होते हैं। स्त्री केसर में आधार पर फूला
हुआ अंडाशय तथा उससे जुड़ी हुई लंबी पतली वर्तिका एवं उसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है जो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित बीजाणु बनाती है, जिनमें से 3 अविकसित हो जाती है और एक विभाजित होकर भ्रूण कोश बनती है। प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय, 1 अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यसांत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती है। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है जिससे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। पराग कोश से निकलने के बाद जो है फ्रेंड्स हवा अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्री केशर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागण कहते हैं। अन्य एजेंसियों में हवा के अलावा जल हो गया या मधुमक्खी हो या तितली हो, उससे कोई भी माध्यम हो जाएगा फ्रेंड्स। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं जिससे पराग नली बनती है। पराग नली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीज से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। पराग नली भ्रूण कोश के अंदर जाती है जहां पर फटकर यह 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलग्नित हो जाता है। युग्मक संलयन एक युग्मनज बनता है जो ली संलयन द्वारा दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संलगित करता है जिससे त्रिगुणित प्रथम भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। लिंग संलयन चूंकि इनमें 2 संलग्न होते हैं, युग्मक संलग्न व ली संलयन, इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। युग्मनज भ्रूण जिससे 1 अथवा 2 बीजपत्र हो सकते हैं में विकसित होता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। भ्रूणपोष जो है विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बन जाते हैं तथा अंडाशय से फल बन जाता है। निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिव्यसांत कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र को चित्र 3.6 में दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये है चित्र 3.6 एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र। इसके पहले हम लोग 3.5 एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, इसका फिगर देखिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। ये है एक बीजपत्री, अ में है द्विबीजपत्री और ये है फ्रेंड्स एक बीजपत्री पौधा जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट का जीवन चक्र। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये एक पौधा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। यहाँ पे ये मादा भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये अंडाशय है। यहाँ पे ये पुष्प का ये भाग है, मादा भाग है। ये परागकोश है यानी कि नर भाग है, तंतु है। इसके अंदर परागकण विकसित होंगे। आगे है फ्रेंड्स, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। गुरु बीजाणु धानी बीजांड है। ये लघु बीजाणु धानी है। ये लघु बीजाणु है फ्रेंड्स। यहाँ युग्मकोद्भिद यन संतति है और इधर बीजाणुद्भिद यहाँ 2n संतति है। ये देखिए फ्रेंड्स, लघु बीजाणु
परागकण है, यहाँ पे दो इसमें परागकण है इसमें। और ये देखिए नर युग्मकोद्भिद है। ये यहाँ पे परागकण से एक नली के जैसा संरचना निकला और ये युग्मक है। ये पहला और दूसरा 2 युग्मक है। और ये गुरु बीजाणुधानी यहाँ पे बीजांड का यहाँ पे ये जो भाग है इसका बड़ा करके दिखाया गया है। और ये अंड कोशिका है। यहाँ देखिए ये अंड है। यहाँ पे फ्यूजन होगा, संलग्न होगा और यहाँ पे फ्यूजन के बाद संलग्न के बाद यहाँ पे युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज के बाद ये भ्रूण बना और भ्रूण से फिर बीजाणु उद्भिद पौधे का विकास करेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म प्लांट का जीवन चक्र यहाँ पे चलते रहता है। आगे है फ्रेंड्स पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण, जो कि फ्रेंड्स हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे तथा इसका सारांश पढ़ेंगे। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे तथा इसका आंसर जानेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया से मन लगा के ध्यान से पढ़ाई कीजिए फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।